हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हमने कल से एक लेक्चर सीरीज शुरू की है। इम्यूनोलॉजी टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। उसी की कड़ी में आज हम दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी के अंदर ही, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट यूजी, CSIR नेट, IIT जैम, गेट एक्सेल यानी कि गेट लाइफ साइंसेज और गेट बायोटेक्नोलॉजी, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लाइफ साइंसेज के एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, उनमें इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ अब चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि एंटीबॉडीज आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एंटीबॉडीज आर द एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स which are synthesized exclusively by the B cells and in the billions of forms. एंटीबॉडीज एक्चुअली एक एंटीजन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये भी एक प्रोटीन का ही फॉर्म होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बनता है, जिसमें ग्लाइको यानी कि ग्लाइकोजन की जो ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स, इन दोनों का मिलकर के बनता है। ग्लाइकोजन एक लिपिड का फॉर्म होता है और प्रोटीन्स तो जैसा कि अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। इन्हीं दोनों ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स से मिलकर के जो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बनता है इम्यूनोलॉजी के टर्म में, उसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो कि मेनली बी सेल्स के द्वारा सेक्रीट होता है और ये बिलियंस ऑफ फॉर्म्स में होता है। इसके बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें से जो मेजर 5 या 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से मिलकर के बनते हैं विथ द डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोटीन्स है, तो ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड चेन होता है और ये डिफरेंट एंटीजन से बाइंड करते हैं उनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स के थ्रू। जो एंटीजन्स बॉडी में एंटर करता है पैथोजन या फिर एंटीजन, उसको जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसके थ्रू ये बाइंड करके उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। और इन्हीं एंटीबॉडीज को कलेक्टिवली, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज हैं जिनको हम अभी आगे जानेंगे कि वो कौन कौन सी एंटीबॉडीज है, तो उन्हीं एंटीबॉडीज के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको कलेक्टिवली इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोला जाता है। दे आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कंपोनेंट्स। ब्लड के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से सबसे अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही प्रेजेंट होते हैं या एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट होते हैं। Almost 20% of the total protein components are present in the blood plasma. ब्लड दो फॉर्म से मिलकर के बनता है, जैसा कि आप सभी जानते हो। एक उसका प्लाज्मा वाला फॉर्म होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म होता है, जो कि फ्लूइड के फॉर्म में होता है, और उसी में ये एंटीबॉडीज जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे ब्लड में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अधिक मात्रा में अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही होते हैं। जो सबसे हाई वेटेज होता है, अप्रॉक्स 20% ऑफ वेटेज उनका अकेले इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ही प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडीज होते हैं वो बी सेल की मेम्ब्रेन पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एंटीजन एंटर करता है बॉडी के अंदर, तब ये प्लाज्मा सेल्स के थ्रू सेक्रेट हो जाते हैं उस एंटीजन की तरफ मूव करके उसे डिग्रेड करने के लिए। अब बात कर लेते हैं जरा सा एंटीबॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। एंटीबॉडीज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल्स होता है। एंटीबॉडीज हमेशा आपको वाई शेप में ही दिखेंगे, जिनमें दो आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यानी कि अगर आप वाई शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, जैसे ये वाई शेप का स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ पे दोनों साइड आपको एंटीबॉडीज, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यहीं पर आपको एंटीजन आकर के बाइंड करता है। कोई भी एंटीजन जो फॉरेन मॉलिक्यूल है वो आकर के इन्हीं दोनों आर्म्स पे बाइंड करता है, और फिर ये जो एंटीबॉडी होती है ये उसके साथ रिएक्ट करती है, उसको डिग्रेड करने का काम करती है। बिकॉज ऑफ देयर टू एंटीजन बाइंडिंग साइट्स दे आर आल्सो नोन एज बाइवेलेंट। और क्योंकि ये दो ही आर्म्स होते हैं जिससे एंटीजन्स बाइंड होते हैं, इसलिए एंटीबॉडी को बाइवेलेंट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है।
क्योंकि इनके 2 आर्म्स होते हैं। जैसा कि आपको बताया कि वाई शेप्ड होता है, तो जो उनके अपर 2 आर्म्स होते हैं उन्हीं पर जो एंटीजन बाइंड होता है, और 2 ही आर्म्स होते हैं, इसलिए बाइवेलेंट कहलाता है। ये हेट्रोडाइमर्स के मिलकर के बने होते हैं। ये जो दोनों आर्म्स होते हैं ये हेट्रोडाइमर यूनिट्स के बने होते हैं, जिनमें से एक लाइट चेन कहलाता है और जो 2 अपर आर्म्स होते हैं वो हैवी चेन्स कहलाते हैं। यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है, उस जो वाई शेप का जो एंटीजन बाइंडिंग पार्ट है, उसमें जो ये वाला पार्ट है उसको लाइट चेन बोला जाता है। ये जो मेन चेन होती है एंटीबॉडी की, इसको जोड़ने का काम जो करते हैं उन्हें हम डाइसल्फाइड ब्रिजेस बोलते हैं। ये दोनों डाइसल्फाइड के यूनिट्स से जुड़ते हैं, और ये जो मेन चेन होती है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लाइट चेन और हैवी चेन, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख पा रहे हो कि ये जो लाइट चेन वाला पार्ट है और ये हैवी चेन वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों आपस में कैसे जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये जो वाई जो ये जंक्शन है, इसको डाइसल्फाइड ब्रिजेस बोला जाता है। ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस होता है, ये दोनों डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। ये दोनों डाइसल्फाइड ब्रिजेस ही इन दोनों जंक्शन को जोड़ने का काम करते हैं, लाइट और हैवी चेन को। और ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसको कोवेलेंट लिंकेजेस के थ्रू बाइंड किया जाता है। एंटीजन जब भी कोई आकर के बाइंड होता है, वो कोवेलेंट लिंकेजेस के थ्रू बाइंड होता है। तो इसी डायग्राम में यही ये समझाने की कोशिश हो रही है कि कैसे आखिर एक एंटीजन और एंटीबॉडी के जो पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। हैवी और लाइट चेन डाइसल्फाइड लिंकेजेस से जुड़े होते हैं, और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जिससे एंटीजन बाइंड होता है वो कोवेलेंट लिंकेजेस के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। किसी भी एंटीबॉडी में हैवी चेन्स जो होते हैं वो उनके डिफरेंट यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। हर एंटीबॉडी में अलग अलग यूनिट होती है, लाइक जैसे आईजीएम में म्यू यूनिट होती है, आईजीजी में गामा यूनिट होती है, आईजीए में अल्फा यूनिट होती है, आईजीडी में डेल्टा यूनिट होती है, और आईजीई में एप्सिलॉन यूनिट होती है। इसीलिए इनका नाम आईजीएम, आईजीजी और आईजीए, आईजीडी, यानी कि जितने भी यूनिट्स हैं उन सबका जो पहला लेटर है उससे लेकर के इन आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स का नाम रखा गया है। और आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और एम से आप समझ जाइए कि ये म्यू यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर कोई भी एंटीबॉडी में अगर म्यू यूनिट पाई जाती है तो वो आईजीएम है, अगर उसमें गामा यूनिट पाई जाती है तो आईजीए एंटीबॉडी, आईजीए है तो आईजी अल्फा यूनिट पाई जाती है, और आईजीडी में है तो वहां पे डेल्टा यूनिट पाई जाएगी। वैसे ही आईजीई में एप्सिलॉन यूनिट पाई जाएगी। तो जो डिफरेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जिससे बाइंड होते हैं उनको डिटरमाइन करने का काम इसी यूनिट्स के बेसिस पे किया जाता है। और हर जो क्लास है ये एंटीबॉडी का, इनमें कप्पा या लैम्डा लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि लाइट चेन ये जो मिलकर के बनी है वो या तो कप्पा यूनिट की होगी या तो लैम्डा यूनिट की होगी। तो इन्हीं दोनों यूनिट्स की ही मिलकर के बनती है एंटीबॉडी की जो लाइट चेन होती है, वो आइदर वो कप्पा यूनिट हो सकती है या लैम्डा यूनिट हो सकती है, इसके अलावा कोई और यूनिट नहीं हो सकती। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि एंटीबॉडीज के जो क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। इनका जो मेन फंक्शन हम सभी जानते हैं कि वो एंटीजन से बाइंड करके उनको किल करने का काम करते हैं, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी क्या रोल होता है बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइम पे, मान लीजिए कोई एंटीजन एंटर नहीं किया है तब भी तो एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो उन एंटीबॉडीज का क्या काम होता है। तो उसी ब्रॉड रेंज ऑफ इफेक्टर फंक्शंस के बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन का काम होता है। ऑप्सोनाइजेशन एक तरह की प्रोसेस है जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल जो कि बॉडी के अंदर एनकोडेड होता है, जो कि बॉडी के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट। अगर जब तक एंटीबॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं होगी तो वो जो हमारी, जैसा हमने कल डिस्कस किया था, इनेट इम्यूनिटी में कुछ सेल्स होती हैं लाइक फैगोसाइटिक सेल्स। तो इनको कैसे पता चलेगा कि कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आया है, उनको बताने के लिए एंटीबॉडीज पहले क्या करती हैं कि उस फॉरेन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होती हैं, फिर उनको रिकॉग्नाइज करती हैं और फिर उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू फैगोसाइटिक सेल्स इंजेस्ट करने का काम करती हैं, यानी कि उनको खाने का काम करती हैं। जब तक एंटीबॉडी से वो फॉरेन मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होगा तो फैगोसाइटिक सेल्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये एंटीजन है या फिर अपनी बॉडी की ही सेल है।
तो डिफरेंशिएट करने का काम एंटीबॉडीज करती हैं, उनको बताती हैं कि ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, आप इनको इंजेस्ट करने का काम करिए, और फिर फैगोसाइटिक सेल्स उनको इंजेस्ट करके उनको वहीं पे अपना उनके जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं या डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको वहीं डिग्रेड कर देते हैं। दूसरा काम जो होता है वो टॉक्सिन वायरल न्यूट्रलाइजेशन का काम होता है। तो टॉक्सिन वायरल न्यूट्रलाइजेशन का सिंपली यही मतलब है कि कोई भी एंटीबॉडी किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन है जो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, उससे बाइंड करके उसको वहीं पे डिग्रेड करने का काम करते हैं। अब जो फाइनल जो फंक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, यानी कि कोई भी नेचुरल किलर सेल है, अगर उसको किसी मैलिग्नेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है या फिर किसी सेल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्फेक्ट हो चुकी है अपनी बॉडी की सेल, अगर उनको डिग्रेड करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एंटीबॉडीज उस सेल से बाइंड होती हैं और फिर उनको वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी प्रोसेस के थ्रू उनको ये रिकॉग्नाइज कराती है, उनको ये बताती है कि ये सेल इन्फेक्टेड है, आप इसको किल कर दो, नहीं तो ये बॉडी के अंदर दूसरे जो नॉर्मल सेल्स है उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सेल जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको बचाने के लिए जो इन्फेक्टेड सेल्स को डिग्रेड करने का काम करती हैं नेचुरल किलर सेल्स। इसी ओवरऑल प्रोसेस को सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी या एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी एडीसीसी भी कहा जाता है। तो ये बेसिक हमने आज डिस्कस किया है डिटेल्ड वे में, और आगे भी हम इसी इम्यूनोलॉजी के और भी दूसरे टॉपिक्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक नीट, सीएसआई, नेट, गेट एटसेट्रा, तो उन सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में। तो अगर आपको ये वाला वीडियो तब तक अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।